नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। अब तक हमने अपने पिछली 27 एपिसोडों में इकाई 18.4.2 तक की स्टडी की, जिसमें FST 001 के खंड 1 से खंड 3 तक को पूर्ण रूप से कवर कर लिया गया है और खंड 4 आज पूरी तरह कवर कर लिया जाएगा। आप लोगों को यहाँ एक बात बताना आवश्यक हो गया है कि कुछ ऑनलाइन स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स का निवेदन आया है कि सर क्लास टाइम को पहले के जैसा ही कम से कम 40 से 45 मिनट का किया जाए ताकि सिलेबस टाइमली समाप्त हो सके। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट प्रोडक्शन टीम को मैंने फॉरवर्ड कर दी है और मैंने अपनी तरफ से भी इस बात का आग्रह किया है कि हमारे चैनल से जुड़े स्टूडेंट्स पढ़ाई को लेकर गंभीर हैं तो उनकी मांग को माना जाना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि जो अगली एपिसोड आएगी वह कम से कम 40 मिनट तक की अवश्य होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं एपिसोड 28 इकाई 18.4.3 वन संसाधनों का प्रबंध। लकड़ी के सदैव बढ़ती हुई मांग को देखते हुए हमारे वन संसाधनों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि ईंधन के साथ साथ कागज, खेलकूद के सामान, पैकिंग केसेस, फर्नीचर और भवनों में प्रयुक्त धरनों आदि को बचाने के लिए कच्चे माल के रूप में इसका विकल्प ढूंढा जाए। इस दिशा में अनुसंधान किए जा रहे हैं और कुछ मामलों में प्लास्टिक और मिश्रित सामग्री विकसित की गई है, यद्यपि इसका अभी तक व्यापक इस्तेमाल नहीं किया जा सका है। दूसरा तरीका यह है कि निम्न स्तर की या व्यर्थ भूमि के चुने गए कुछ हिस्सों में बड़ी संख्या में ऐसे वृक्ष और झाड़ियां लगाई जाएं जिनका विकास तेजी से होता है। इसमें हमें चारा, ईंधन, लकड़ी, इमारती लकड़ी, फल और बीज प्राप्त होंगे। यदि वन उन्मूलन को रोकना है तो कुछ आवश्यक कदम उठाने ही होंगे, जैसे कि पहला, वन संपदा की कटाई की वैज्ञानिक विधि अपनाना। दूसरा, वन संवर्धन दर और वन की कटाई को मॉनिटर करने की क्रियाविधि का विकास करना। तीसरा, वनों में अग्निशमन की प्रभावी पद्धति की स्थापना। और चौथा, गैर कानूनी ढंग से वृक्षों को काटने से संबंधित कानूनों का कड़ाई से पालन करना। वृक्षारोपण, पॉपुलर, कजराइना इत्यादि जैसे तेजी से बढ़ने वाले वृक्षों का बड़े पैमाने पर रोपण करना चाहिए। प्राकृतिक वनों की अपेक्षा रोपित वनों की उत्पादकता अधिक पाई गई है। अच्छी प्रकार से सींचे गए वृक्षों के फर्म की उत्पादकता 45 टन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। सामाजिक वानिकी, कृषक लकड़ी की अपनी मांग को आंशिक रूप से अपने गांव की सीमाओं के भीतर, फुटपाथों के किनारे, रेल पथों और सड़क किनारों के किनारे, नहरों और नदियों के दोनों ओर, खेतों और रिक्त स्थानों की परिसीमाओं पर लगाए गए तेजी से बढ़ने वाले वृक्षों से पूरा कर सकते हैं। सामाजिक वानिकी का उद्देश्य ईंधन, चारे, फलों, इमारती लकड़ी और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। 18.4.4 जल संसाधनों का प्रबंध। जल संसाधनों के प्रबंध से तात्पर्य है कि ऐसा कार्यक्रम बनाना जिससे किसी जल स्रोत या जलाशय को क्षति पहुंचाए बिना विभिन्न उपयोगों के लिए अच्छे किस्म के जल की पर्याप्त पूर्ति हो सके। दूसरे शब्दों में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखने का प्रयास करना चाहिए। पहला, सभी तरह के उपयोग के लिए सही किस्म का जल उपलब्ध हो। और दूसरा, इस बहुमूल्य संसाधन का दुरुपयोग या बर्बादी न हो। जल प्रबंध के अतिरिक्त भूमिगत जलाशयों का पुनर्भरण और आवश्यकता से अधिक जल वाले क्षेत्रों से अभाव वाले क्षेत्रों की ओर जल की पूर्ति करना है। भूमिगत जल का पुनर्भरण जल प्रबंध का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। पर्वतों और पहाड़ों पर जल विभाजक वनस्पति से ढके होते हैं। जल विभाजक की घास फूस से ढकी मृदा से वर्षा का जल अच्छी तरह से अंदर प्रविष्ट हो जाता है, जहाँ से यह जल भर में पहुँच जाता है। नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बरसाती पानी, इस्तेमाल किया हुआ पानी या घरेलू नालियों का पानी गड्ढों, खाइयों या किसी अन्य प्रकार के गड्ढे में पहुंच जाता है, जहां से यह छन कर भूमि के अंदर चला जाता है। बाढ़ का पानी गहरे गड्ढों के माध्यम से जलभर में पहुंच जाता है या छोटे छोटे गड्ढों से खेतों में फैल जाता है। सामान्य प्रवाह से अधिक जल और बाढ़ का पानी उन क्षेत्रों की ओर ले जाया जा सकता है जहां इसका अभाव है। इससे न केवल बाढ़ द्वारा नुकसान होने की संभावना समाप्त हो जाएगी, बल्कि अभावग्रस्त क्षेत्रों को भी लाभ पहुंचेगा।
घरेलू और नगरीय अपशिष्ट जल के उचित उपचार से बहुत से औद्योगिक और कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त जल प्राप्त किया जा सकता है। जैसा कि आप पिछले भाग में पढ़ चुके हैं, अपशिष्ट जल के उपचार में प्रदूषकों, हानिकारक जीवाणुओं और विषाक्त तत्वों का हटाया जाना शामिल है। समुद्री जल का विलवणीकरण, सौर ऊर्जा के इस्तेमाल से समुद्र के लवणीय जल का आसवन किया जा सकता है, जिससे अच्छी किस्म का अलवणीय जल स्वच्छ जल में प्राप्त हो सकता है। समुद्री जल के विलवणीकरण की इस विधि, जिसमें पानी से लवण को दूर किया जाता है, का इस्तेमाल हमारे देश के कुछ स्थानों जैसे गुजरात में भावनगर और राजस्थान में चूरू में किया जा रहा है। जल के अति उपयोग को कम करना, आवश्यकता से अधिक जल का इस्तेमाल बहुमूल्य और अपर्याप्त संसाधन की ऐसी बर्बादी है जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता। हमारे देश में नलों से पानी रिसने के कारण और नलकर्म की खराबी की वजह से बहुत से जल की बर्बादी होती है। इसी प्रकार अत्यधिक सिंचाई की भी रोकथाम करने की आवश्यकता है। अतः आपने देखा कि कुछ ऐसे तरीके हैं जिनके अपनाने से हम अपने सीमित संसाधनों का सदुपयोग कर सकते हैं। अगले भाग को पढ़ने से पहले शायद आप यह जानना चाहेंगे कि आपने क्या सीखा है। तो इसमें बोध प्रश्न 3 के कुछ प्रश्नों को आप ले सकते हैं, जैसे भूमि किस प्रकार का संसाधन है, उद्योगों के विकास, बांधों के निर्माण और जलाशयों के लिए स्थान का चुनाव करते समय अत्यंत सावधानी क्यों बरतनी चाहिए, पहाड़ी क्षेत्रों में वनों का होना क्यों आवश्यक है, भूमि पर जल का प्रवाह क्या करता है, मटर जैसे पौधे मृदा की सहायता किस प्रकार करते हैं, कृषक के लिए सामाजिक वानिकी क्यों महत्वपूर्ण है, भूमिगत जल का पुनर्भरण किस प्रकार होता है। इन साढ़े 7 के 7 जो बोध प्रश्न हैं, इनका आंसर आप इस लेक्चर में से सुन करके और स्वयं अपने नोटशीट को तैयार करें और उसे मनन और पठन और अध्ययन करें। अब आगे के चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। 18.5 खनिज संसाधनों का संरक्षण। पिछली इकाई में आपने पढ़ा कि हमारा खनिज भंडार सीमित मात्रा में है और वह समाप्त हो सकता है। यदि इनकी खपत वर्तमान दर से ही होती रही तो बहुत से खनिज अधिक समय तक नहीं चल पाएंगे। संरक्षण का मतलब है कम से कम बर्बादी के साथ संसाधन का उचित उपयोग। संसाधनों की बर्बादी कम से कम करने या बचाने का यह एक तरीका है कि अपशिष्ट के रूप में उसे कुछ भी न छोड़ा जाए। संसाधनों की बर्बादी कम से कम करने या बचाने का एक तरीका यह है कि अपशिष्ट के रूप में कुछ भी न छोड़ा जाए और जो कुछ बच जाता है उसका अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। निम्न स्तर के अयस्कों की गुणवत्ता ऐसी प्रक्रियाओं द्वारा सुधारी जाती है जिनमें मिट्टी, पत्थर के टुकड़े आदि बेकार के पदार्थ अलग किए जाते हैं और एक अच्छे किस्म का अयस्क प्राप्त किया जाता है। जैसा कि पिछले भाग में आपने पढ़ा कि इस्तेमाल की हुई धातुओं के खुरचन का पुनः चक्रण किया जा सकता है या इसे फिर से इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इससे बहुत से खनिज भंडारों पर आवश्यकता से अधिक दबाव कम हो जाएगा। इस्पात के स्थान पर मैग्नीशियम की मिश्र धातुओं का प्रयोग तेजी से बढ़ता जा रहा है और इसके फलस्वरूप तांबा, सीसा और टीन की, जिनका अभाव है, मांग घटती जा रही है। पारा, चांदी, सोना, प्लेटिनम और एस्बेस्टस आदि जैसी धातुओं के लिए विकल्प ढूंढने की आवश्यकता है। जहां से खनिज अयस्क निकाले गए हैं उन क्षेत्रों के प्राकृतिक पर्यावरण को खराब होने से बचाने की भी आवश्यकता है। जिन भागों में खुदाई की जाती है उनमें पोषक तत्व समाप्त हो जाते हैं, अतः वे भाग बंजर हो जाते हैं और उन पर कोई भी वनस्पति उग नहीं पाती। ऐसी क्षतिग्रस्त भूमि को अच्छे किस्म की ऊपरी मृदा से भरा जा सकता है। इस प्रकार की भूमि को उसकी उर्वरता समाप्त हो जाती है, फिर भी उपजाऊ बनाने के लिए उर्वरकों, मलजल, घरेलू या नगरीय अपशिष्टों और घरेलू खादों का प्रयोग किया जा सकता है। संसाधनों के उपयोग की मॉनिटरिंग का देखभाल। विभिन्न संसाधनों की गुणवत्ता और मात्रा में परिवर्तनों का लेखा जोखा रखना संसाधन संयोजन में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मूल भंडारों का मूल्यांकन। सुदूर संवेदी विधि संसाधनों के उपयोग के देखभाल करने का सबसे अच्छा तरीका है। इसके लिए वनों, भूमि, खनिज भंडारों, जलाशयों और हिम भंडारों में कितनी और किस प्रकार की कमी हो रही है इसका अध्ययन करना होता है। उदाहरण के लिए
नदियों के पानी को मॉनिटर करने से बाढ़ और अपरदन से होने वाली क्षति से बचा जा सकता है या इसको कम किया जा सकता है। मॉनिटर करने से यह पता चलता है कि शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्रों में अधिक सिंचाई के कारण मृदा में लवणता या क्षारता उत्पन्न हो जाती है। अधिक सिंचाई से हुए हानिकारक प्रभाव को दक्षिणी हरियाणा और राजस्थान में देखा गया है। 18.6 सारांश। इस इकाई में आपने पढ़ा कि किस प्रकार मृदा, जल, वन और खनिज जैसे सीमित और गैर नवीकरणीय संसाधनों का सबसे अच्छी तरह से उपयोग किया जा सकता है, और यदि हम अपने सीमित संसाधनों का बुद्धिपूर्वक और सोच विचार कर बनाई गई योजनाओं के साथ इस्तेमाल करें तो वे लंबे समय तक चल सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए उनको बचाया जा सकता है। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं कि भूमि प्रबंध के व्यापक कार्यक्रम और संयोजन के कारण मृदा अपरदन या मृदा के शिथिलता की गति को कम करके या उसकी रोकथाम करके हम अपनी भूमि संसाधन का संरक्षण कर सकते हैं। दूसरी बिंदु है वन संपदा की कटाई की वैज्ञानिक विधियां अपनाकर वनों की कटाई को मॉनिटर करके वनों में आग लगने पर नियंत्रित करके और उसकी रोकथाम के लिए कोई निश्चित पद्धति अपनाकर एवं वनों के संरक्षण के लिए कड़े कानून बनाकर हम अपने वन संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। तीसरी बिंदु है भूमिगत जलाशयों के पुनर्भरण द्वारा प्रचुरता के क्षेत्रों से अभावग्रस्त क्षेत्रों की ओर अधिक जल को ले जाकर इस्तेमाल किए हुए जल का पुनः चक्रण करके और समुद्री जल का विलवणीकरण करके हम अपने लोगों को अच्छे किस्म का जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा सकते हैं। और अंतिम बिंदु है कि अपशिष्टों के पुनःचक्रण से संसाधनों के उपयोग में सुधार किया जा सकता है और साथ ही प्रदूषण को भी कम किया जा सकता है। अब इसके बाद आपके जो बोध प्रश्न हैं उनमें कुछ प्रश्न ऐसे निकल करके आते हैं जिसको कि आपको जान लेना बहुत आवश्यक है और जिनको संक्षिप्त रूप में आपको आंसर अपने नोटशीट में तैयार रखना है सो दैट कि आपके ये माइंड में बैठा रहे कि अगर इस प्रकार के कोई क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाएं तो उनको आप विस्तार करके और विस्तृत करके लिख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि सिंचाई के लिए मल जल का किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है। दूसरा, किसी धातु का पुनः चक्रण क्या है, इस प्रयोजन से क्या लाभ है। तीसरा, मृदा की शिथिलता किस प्रकार रोकी जा सकती है। और चौथा प्रश्न ये हो सकता है कि खनिज संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, ये रहे आपके लिए कुछ बोध प्रश्नों के नमूने। अब अंत में कुछ मुख्य बिंदुओं को जान लेना आपके लिए आवश्यक है कि जलमल में कार्बनिक पोषक पदार्थ होते हैं। इस जल को जीवाणुओं एवं जहरीले तत्वों से मुक्त करके सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा बिंदु ये हो सकता है कि जिस विधि से अपशिष्ट संसाधनों को दोबारा इस्तेमाल करने योग्य बनाया जाता है उसे पुनः चक्रण कहते हैं। खुरचन या पुरानी इस्तेमाल की गई धातुओं को पिघलाकर एवं पुनः चक्रण करके कई प्रकार से इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरी बिंदु, मटर एवं सेम के आवर्तन से मृदा की शिथिलता को रोका जा सकता है क्योंकि इससे मृदा के पोषक तत्वों की कमी दूर हो जाती है। मृदा की लवणता और क्षारता को नहरों, जलाशयों और तालाबों से जल स्राव को बंद करके तथा केवल आवश्यकता अनुसार जल का इस्तेमाल करके नियंत्रित किया जा सकता है। चौथा बिंदु है खनिजों का आरक्षित भंडार बहुत सीमित मात्रा में उपलब्ध है। यदि इसका इस्तेमाल असावधानी से किया जाए तो ये शीघ्र समाप्त हो जाएंगे। इसी वजह से खनिज संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। संरक्षण का अर्थ है संसाधनों का उचित ढंग से इस्तेमाल किया जाए ताकि कम से कम बर्बादी हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ होता है चैप्टर समाप्त और इसके साथ ही समाप्त होता है पर्यावरण और संसाधन खंड 4 FST 001 का खंड 4। तो अब अगली इकाई में हम अगले चैप्टर और अगले खंड का अध्ययन करेंगे और तब तक के लिए वीडियो को यहीं विराम देते हैं। अब दोस्तों, इस वीडियो को ठीक से सुनें और अपने दोस्तों, अपने विद्यार्थी साथियों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि ये वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।